डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉची इंटीग्रल थ्योरम। देखिए कॉची इंटीग्रल थ्योरम क्या होती है, इसका स्टेटमेंट देखिए। इफ़ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन इन एफ डैश जेड इज कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट विद इन एंड ऑन ए सिंपल क्लोज कर्व सी, देन लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अलॉन्ग सी इज इक्वल टू 0। ये थ्योरम कहती है कि अगर एफ जेड एनालिटिक है एंड एफ डैश जेड कंटिन्यूस है विद इन एंड ऑन ए सिंपल क्लोज कर्व सी, तो एफ जेड का लाइन इंटीग्रल अलोंग सी 0 होता है। इसका प्रूफ देखिएगा आप। प्रूफ में इंटीग्रल सी एफ जेड ये लेके चलते हैं, LHS लेके चलते हैं। एफ जेड की वैल्यू आप लोग जानते हैं, यू प्लस आई भी लगा देंगे। डी जेड की वैल्यू डी एक्स प्लस आई डी वाई लगा देंगे। और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी और डी जेड इज इक्वल टू डी एक्स प्लस आई डी वाई होता है। अच्छा, ये तो ब्रैकेट्स हैं, इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करेंगे, देन वी विल गेट टू लाइन इंटीग्रल। पहला है आपका यू डी एक्स माइनस वी डी वाई और सेकेंड है प्लस आई लाइन इंटीग्रल वी डी एक्स प्लस यू डी वाई। इक्वेशन नंबर 1 डाल के इसे छोड़ देंगे अभी फ़िलहाल के लिए और ग्रीन थ्योरम का यूज करेंगे। देखिए ग्रीन थ्योरम पहले समझ लीजिए क्या होती है। लाइन इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल डेल एन ओवर डेल एक्स माइनस डेल एम ओवर डेल वाई डी एक्स डी वाई। अच्छा, ये ग्रीन थ्योरम को याद रखने के लिए ज़रा देखिएगा क्या करते हैं। जो डी वाई के साथ एन है उसका एक्स के रेस्पेक्ट में, जो डी वाई के साथ है उसका एक्स के रेस्पेक्ट में, माइनस जो डी एक्स के साथ है उसका वाई के रेस्पेक्ट में डी एक्स डी वाई, इस तरह से करते हैं। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 में ये हम ग्रीन थ्योरम यूज करेंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रल एफ जेड डी जेड। पहला इंटीग्रेशन है यू डी एक्स माइनस वी डी वाई। देखिएगा डी वाई के साथ क्या है, माइनस बी, तो माइनस बी का एक्स के रेस्पेक्ट में, माइनस फार्मूले में होता है। डी एक्स के साथ क्या है, यू, यू का वाई के रेस्पेक्ट में डी एक्स डी वाई प्लस आई सेकेंड इंटीग्रल। डी वाई के साथ क्या है, यू, यू का एक्स के रेस्पेक्ट में माइनस डी एक्स के साथ क्या है, बी, वी, वी का वाई के रेस्पेक्ट में डी एक्स डी वाई। इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए। अच्छा, स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एफ जेड हमारा एनालिटिक है और एफ जेड अगर एनालिटिक होता है तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होती हैं। और सी आर इक्वेशन जानते हैं आप लोग, यू डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी डेल वाई एंड डेल यू डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी डेल एक्स। तो ये इक्वेशन नंबर 3 में जो सी आर इक्वेशन दी हुई है वो हम इक्वेशन नंबर 2 में इम्पोज कर देंगे। तो देखिएगा माइनस डेल वी डेल एक्स की जगह क्या लगा देंगे, डेल यू डेल वाई, माइनस डेल वी डेल वाई की जगह यहाँ क्या लगा देंगे, सेकेंड इंटीग्रेशन में डेल यू डेल एक्स। तो देखिएगा डेल यू डेल वाई से डेल यू डेल वाई कैंसिल हो जाएगा, डेल यू डेल एक्स से डेल यू डेल एक्स कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट 0। तो इस तरह से प्रूफ हो गया कि लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अलोंग सी इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ मैंने 2 रिमार्क दिए हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण रिमार्क हैं। पहला रिमार्क है इन जेड प्लेन करस्पॉन्डिंग टू ईच कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई वाई देयर इज ए पॉइंट एक्स वाई एंड फॉर ईच पॉइंट एक्स वाई देयर एग्जिस्ट ए कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई वाई। फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई वाई एक पॉइंट होता है एक्स वाई प्लेन पर एक्स कॉमा वाई। कहने का मतलब रियल और इमेजिनरी पार्ट कलेक्ट कर लेते हैं तो वो पॉइंट बन जाएगा। हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्स वाई प्लेन पर डिनोट डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसे क्या करेंगे, पहले पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और पॉइंट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, रियल कॉमा इमेजिनरी पार्ट लेके, और वाइस वर्सा फॉर एनी पॉइंट एक्स कॉमा वाई। और हर एक पॉइंट एक्स कॉमा वाई से हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं और पॉइंट को कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के प्लेन को हम कहते हैं जेड प्लेन और एक्स वाई प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्जेंट प्लेन और गासियन प्लेन। थोड़ा सा और समझिए इसे, जैसे 2 + 3i के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट हो गया 2,3 और 2,3 के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर हो गई 2 + 3i। ऐसे ही 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट हो गया 5,0। देखिए 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगी, 5 + i 0। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या बना, 5,0 रियल और इमेजिनरी। ऐसे ही एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3i। 3i के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या हो गया, 3i को कैसे लिख सकते हो, 0 + 3i। तो 0 + 3i की कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा हो गया, रियल पार्ट 0 और इमेजिनरी पार्ट 3, तो 0,3। तो इस तरह से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पॉइंट फॉर्म में लिख सकते हैं और किसी भी पॉइंट को हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। ये रिमार्क 1 है। अच्छा, रिमार्क 2 क्या है कि इक्वेशन ऑफ सर्किल इन ए कॉम्प्लेक्स प्लेन इज मॉडुलस ऑफ जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर।
आप लोगों ने सर्किल की इक्वेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में पढ़ी होंगी, एक्स वाई में पढ़ी होंगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टाइप की, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्लान में सर्किल की इक्वेशन क्या होती है वो देखिएगा यहाँ पे, मॉड जेड माइनस ए इक्वल टू आर। तो कॉम्प्लेक्स प्लान में सर्किल की इक्वेशन याद कर लीजिए, ध्यान दे लीजिए, मॉड जेड माइनस ए इक्वल टू आर होता है, ठीक है। जहाँ पर हमारा सेंटर हो गया जेड ए, जेड इज इक्वल टू ए, और जेड इज इक्वल टू ए के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा हो गया, ए कॉमा जीरो। ध्यान दीजिएगा, हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज नहीं कर सकते, उसे किस में कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं, पॉइंट में। तो जेड इज इक्वल टू ए ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सेंटर है, और इसे हम पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे। इसे ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ए कॉमा जीरो हो जाएगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट, एंड इसका जो रेडियस है वो हो गई आपकी आर। तो दोनों रिमार्क हो गए। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉची इंटीग्रल थ्योरम, कॉची इंटीग्रल थ्योरम पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं थोड़े से, ठीक है, यहाँ मैंने डिस्कस किए हैं और कुछ एक्सरसाइज भी दी हुई है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो प्रॉब्लम 1 है आपका, इवेल्युएट इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रल सी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई डी जेड वे सी इज ए कंटूर मॉड जेड इज इक्वल टू 1। देखिएगा यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है कंटूर। कंटूर क्या होता है, कंटूर इज द चेन ऑफ आर्क्स, आर्क्स हिंदी में कहते हैं चापों की श्रृंखला। कंटूर एक आर्क को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से मिलाते हुए एक जो क्लोज कर्व हमारा बनता है उसे हम कहते हैं कंटूर। सर्किल भी एक कंटूर है, चेन ऑफ आर्क्स है, स्क्वायर भी एक कंटूर है, रेक्टेंगल भी कंटूर है, एटसेट्रा। थ्योरम में हमने लिया है सिंपल क्लोज कर्व, तो सिंपल क्लोज कर्व जनरली लिया है। और कंटूर क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। कंटूर जैसे सर्किल हो गया, रेक्टेंगल हो गया है, आपका एलिप्स हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये हो गया कंटूर, मॉड जेड इज इक्वल टू 1। तो डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट टाइप के कंटूर्स होंगे आपके। तो देखिएगा, सबसे पहले जब कॉची इंटीग्रल थ्योरम का क्वेश्चन हमें सॉल्व करना हो तो कंटूर ड्रॉ करते हैं। तो कंटूर क्या हो गया, मॉड जेड इज इक्वल टू 1। अभी आपने सर्किल की इक्वेशन कॉम्प्लेक्स प्लान में पढ़ी है, मॉड जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर। तो इस इक्वेशन को कंपेयर उससे कर देंगे, तो जेड माइनस जीरो इज इक्वल टू 1, मॉड जेड माइनस जीरो इज इक्वल टू 1। तो हमारा जो सेंटर हो गया वो हो गया जीरो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, और पॉइंट फॉर्म में क्या हो जाएगा, जीरो प्लस आई जीरो, जीरो कॉमा जीरो। तो जीरो कॉमा जीरो इसका सेंटर हो गया, रेडियस कितनी हो गई 1। तो ये कंटूर हमने ड्रॉ कर लिया। अच्छा, अब जो इंटीग्रेशन दिया है उसे देखिएगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई डी जेड। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, प्लस 2i एक्स वाई डी जेड। एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई को लिख सकते हैं एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन एक्स प्लस आई वाई की वैल्यू क्या होती है, जेड, तो ये जेड स्क्वायर डी जेड हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड, तो एफ जेड हमारा यहाँ क्या है, जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर इज एनालिटिक एवरीवेयर विद इन एंड ऑन मॉड जेड इज इक्वल टू 1। इस सर्किल के अंदर एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर हमारा एनालिटिक होगा क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पॉलिनोमियल जो भी होता है, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, दैट इज द एनालिटिक। एवरी पॉलिनोमियल इज एनालिटिक। एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर हमारा पॉलिनोमियल है, तो ये हमारा एनालिटिक हो गया एवरीवेयर विद इन एंड ऑन मॉड जेड इज इक्वल टू 1। और जब ये जेड स्क्वायर एफ जेड जो दिया है, एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, ये एनालिटिक हो गया, तो इसका लाइन इंटीग्रल अलोंग सी कितना हो गया, जीरो हो गया, वाई यूजिंग कॉची इंटीग्रल थ्योरम। कॉची इंटीग्रल थ्योरम यही कहती है कि अगर किसी सिंपल क्लोज कर्व के अंदर फंक्शन एनालिटिक है तो उसका इंटीग्रेशन अलोंग सी हमारा क्या होता है, जीरो होता है। ध्यान दीजिएगा इसे। प्रॉब्लम 2 देखिएगा, प्रॉब्लम 2 दिया है, दूसरा इंटीग्रेशन है आपका इंटीग्रल सी 3z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 1 dz, वेयर सी इज द आर्क ऑफ साइक्लॉइड, एक्स इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, बाई इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा, बिटवीन 0 0 एंड 2 a कॉमा 0। सॉल्यूशन देखिएगा इसका, एफ जेड हमारा दे रखा है 3z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 1 इज एनालिटिक एवरीवेयर। कैसे एनालिटिक है, क्योंकि ये भी पॉलिनोमियल है, 3z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 1, और पॉलिनोमियल एनालिटिक होते हैं। तो आपका 3z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 1 हमारा एनालिटिक हो गया एवरीवेयर। अच्छा, कॉरेस्पॉन्डिंग टू 0 0, ये दो पॉइंट दिए हैं 0 0 और 2 कॉमा 0। तो 0 0 को कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर हो गई z1 0 प्लस आई 0, इसे कहते हैं 0, और 2 कॉमा 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर हो गई z2 2 प्लस आई 0, इसे कह सकते हैं 2 तो इंटीग्रल सी 3z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 1 3z, z1 से z2 अपर लिमिट z1, लोअर लिमिट z1 और अपर लिमिट z2। तो ये क्या हो जाएगा, z1 टू z2 0 से 2 3z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 1 dz। इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो z स्क्वायर का z³ 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3z³ प्लस 2z स्क्वायर प्लस z 0 से 2
और जब हम अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर देंगे तो 8 पाई क्यू ए क्यू प्लस 8 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 पाई ए, 2 पाई हम कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 4 पाई ए प्लस 1। ठीक है, प्रॉब्लम 3 देखिएगा। प्रॉब्लम 3 क्या कह रही है, इवेल्युएट 2z स्क्वायर प्लस 5 z प्लस 2 का होल क्यू z स्क्वायर प्लस 4 dz, वेयर c इज द स्क्वायर विद वर्टिसेस 1 प्लस आई, 2 प्लस आई, 2 प्लस 2i और 1 प्लस 2i। इसका सॉल्यूशन देखिएगा। मैंने बताया था जब भी कॉची इंटीग्रल थ्योरम का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले कंटूर बनाते हैं। तो कंटूर देखिएगा, कंटूर हमारा यहाँ क्या है, यहाँ स्क्वायर है कंटूर हमारा। तो स्क्वायर कैसे बनेगा, देखिए पहली कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आई, तो 1 प्लस आई के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट हो गया 1,1, तो ए हो गया 1 प्लस आई और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट 1,1। देखिए 1 प्लस आई को तो ड्रॉ नहीं कर सकते, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारा पॉइंट है 1,1, तो इस फॉर्म में हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो 1,1। अच्छा, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारी 2 प्लस आई, तो 2 प्लस आई की कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या हो गया 2,1, 2,1 को ड्रॉ कर लीजिए। ऐसे डी 2 प्लस 2i थर्ड हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट हो गया 2,2, इसे ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे आपका लास्ट है ई 1 प्लस 2i, 1 प्लस 2i के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट हो गया हमारा 1,2, इसे ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा एक स्क्वायर ड्रॉ हो गया। ठीक है, ये हमारा कंटूर बन गया। अब देखिएगा जो फंक्शन हमें दे रखा है दैट इज द 2z स्क्वायर प्लस 5 z प्लस 2 का होल क्यू z स्क्वायर प्लस 4। अच्छा, यहाँ हम पोल्स निकालेंगे। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में कुछ दिया नहीं था इसलिए हमने सीधे ही कह दिया था एनालिटिक है, लेकिन अगर कहीं डिनोमिनेटर है आपके पास तो डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 करके हम पोल्स निकालेंगे। पोल्स क्या होते हैं, पोल्स या सिंगुलर पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जिन पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इन पॉइंट्स पर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और फंक्शन पूरा एफ जेड इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट हो जाएगा तो फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं होगा। तो z प्लस 2 का होल क्यू z स्क्वायर प्लस 4 को हम 0 कर लेंगे, नहीं डिनोमिनेटर को इक्वल 0 करके z की वैल्यू निकालिए। एक तो z की वैल्यू आ गई -2 और यहाँ से आ गई z की वैल्यू प्लस माइनस 2i। ठीक है, तो ये आपकी 3 z की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू -2। अच्छा, पावर 3 है तो इसका ऑर्डर 3 हो गया। z इज द पोल ऑफ ऑर्डर 3, z इज इक्वल टू -2 इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 3, ऑर्डर 3 का ये पोल हो गया आपका। ठीक है, ऐसे ही प्लस माइनस 2i आपका आ गया। अच्छा, z इज इक्वल टू यहाँ लिखा हुआ है कि -2 ऑर्डर 3 का और प्लस -2i का हो गया। अच्छा, इन पॉइंट्स पर फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं है। एनालिटिक नहीं है क्यों, क्योंकि z की ये वैल्यू अगर एफ जेड में डाल देंगे तो फंक्शन हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इन पॉइंट्स पर हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है। अच्छा, अब ये देखते हैं कि इन पॉइंट्स पर हमारी फंक्शन की पोजीशन क्या है कि z इज इक्वल टू -2 के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा हो गया -2,0, और प्लस -2i के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन से हो गए 0, 2 और 0, -2। जरा पीछे फिगर में देखिएगा, फिगर में 0, 2, 0, -2 और -2,0, ये जो पॉइंट्स हैं ये इस कंटूर से बाहर हैं। यानी जिन पॉइंट्स पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है वो कंटूर से बाहर है, यानी हमारा कंटूर सेफ है। कंटूर में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिन पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। ठीक है, तो हमारे इन्हें हम कहते हैं जो डिनोमिनेटर को इक्वल करके जो पॉइंट निकलते हैं, पोल्स निकलते हैं, उन्हें हम कहते हैं रिस्की पॉइंट। मैं अपनी भाषा में इसे कहता हूँ रिस्की पॉइंट, यानी ये फंक्शन को एनालिटिक होने से रोकते हैं। अगर ये कंटूर के अंदर हैं तो फंक्शन कंटूर पर एनालिटिक नहीं होगा। अगर ये कंटूर से बाहर हैं इसका मतलब कंटूर हमारा सेफ है। तो हमारे यहाँ जो रिस्की पॉइंट थे वो 0, 2, -2,0 और 0, -2 ये थे। ये सारे पॉइंट्स कंटूर से बाहर हैं, इसका मतलब कंटूर हमारा सेफ है। यानी फंक्शन हमारा जो दिया हुआ है, ये दिया है आपका गिवन फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू 2z स्क्वायर प्लस 5 अपॉन z प्लस 2 का होल क्यू, z स्क्वायर प्लस 4 क्यू होगा, यहाँ पे ध्यान सही कर लीजिएगा इसे, z प्लस 2 का होल स्क्वायर है, क्यू कर लीजिएगा इसे क्योंकि क्वेश्चन में क्यू है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो फंक्शन क्या हो गया, एनालिटिक हो गया कंटूर के अंदर, क्योंकि इन -2,0, 0,2 और 0,-2 पर एनालिटिक नहीं था, लेकिन जो ये पॉइंट हमारे कंटूर से बाहर हैं, कंटूर से बाहर हैं इसका मतलब हमारा जो कंटूर है वो सेफ़ है। कंटूर के अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पर फंक्शन एनालिटिक ना हो। ठीक है, तो एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन ए सिंपल क्लोज कर्व सी। हमारे कंटूर के अंदर फंक्शन एनालिटिक हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इंटीग्रेशन की 0 हो गई। ये कॉची इंटीग्रल थ्योरम कह रही है। अच्छा, प्रॉब्लम 4 देखिएगा, 5z4 - z³ प्लस 2 dz अराउंड द यूनिट सर्किल मॉड z इज इक्वल टू 1, स्क्वायर विद वर्टिसेस 0, 0, 1,0, 1, 1, 0,1 एंड कर्व कंजिस्टिंग ऑफ द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फ्रॉम 0, 0 to 1, 1 एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स फ्रॉम 1, 1 to 1, 0। यहाँ देखिएगा हमारे पास
इंटीग्रेशन दे रखा है और 3 कंटूर दे रखे हैं और तीनों के एलोंग हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले कंटूर आप खींचिएगा। कॉची इंटीग्रल थ्योरम में जो भी कंटूर दिया है, कंटूर से ही आइडिया होता है कि इंटीग्रेशन की क्या पोजीशन रहेगी। तो कंटूर पहला क्या है, मॉड जेड इज इक्वल टू 1, जानते हो सेंटर 0 0 रेडियस 1 का सर्किल होता है, ये पहला कंटूर हो गया। सेकंड कंटूर हमारा क्या है, स्क्वायर है जिसके वजह से 0 0 1 0 1 1 और 0,1 है। तो देखिएगा 0 0 1 0 1 1 और 0,1, ये कंटूर खींच दिया स्क्वायर का। अच्छा, जो थर्ड कंटूर है दैट इज द पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पैराबोला है और वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला है। इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएंगे 0 0 और 1 1। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स के लिए 0 0 से 1 1 और वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए 1 1 से 0 0। अच्छा देखिएगा, जो हमें जो फंक्शन दे रखा है जिसका इंटीग्रेशन करना है, वो फंक्शन देखिएगा 5z4 माइनस z³ प्लस 4 dz, ये हमारा फंक्शन है पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल हमारा किसी भी कंटूर के अंदर एनालिटिक होगा। तो पॉलिनोमियल इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड और जो कंटूर हैं उनके अंदर हमारा एनालिटिक हो जाएगा पॉलिनोमियल। तो जब पॉलिनोमियल एनालिटिक हो जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन हमारा अलोंग एवरी कंटूर फर्स्ट सेकंड थर्ड विल इक्वल टू 0 बाई यूजिंग कॉची इंटीग्रल थ्योरम। ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा, प्रॉब्लम 5 देखिएगा, वेरीफाई कॉची इंटीग्रल थ्योरम। यहाँ हम कॉची इंटीग्रल थ्योरम को वेरीफाई करेंगे कि 0 होता कैसे है। वेरी कॉची इंटीग्रल थ्योरम, वेरीफाई कॉची इंटीग्रल थ्योरम फॉर एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर टेकन ओवर द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर विद वर्टिसेस एट +-1 +-i इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखिएगा यहाँ पे एफ जेड हमारा क्या है, जेड स्क्वायर है। तो हम लेंगे इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड, एफ जेड है जेड स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन सी जेड स्क्वायर डी जेड। जेड की वैल्यू लगा देंगे x + i y का होल स्क्वायर और डी जेड की वैल्यू dx + i dy दोबारा यूज हो रही है, ध्यान रखिएगा, डी जेड इज इक्वल टू dx + dy। अच्छा देखिएगा, ये जो हमारा जो कंटूर है हमने फिगर बनाया है यहाँ पे। तो फिगर देखिएगा, फिगर किस तरह से बनाया है। हमारे पास जो इसके वर्टिसेस थे a 1 - i का जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट हो गया 1, -1। इसके वर्टिसेस देखिएगा +-1 +-i। तो यहाँ से हो गया आपका 1 + i, 1 - i, -1 + i और -1 - i, ये आपके 4 वर्टिसेस हो गए। तो हमने पहला वर्टिसेस लिया 1 - i, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट हो गया 1, इसे ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट हो गया आपका 1 + i, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट हो गया 1, इसे ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट हो गया आपका -1 + i, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट हो गया -1, इसे ड्रॉ कर लिया। और लास्ट हो गया -1 - i, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट हो गया -1, अच्छा फिगर में देखिएगा, हमने कुछ इक्वेशंस लिखी हैं। पॉइंट्स हैं EA, AB, BD और DE। अच्छा, काउंटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमने ले रखी है। जरा देखिएगा EA के अलोंग हमारी जो इक्वेशन है y = 0, EA की इक्वेशन है y = 1। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है 1 डिस्टेंस पर और y की नेगेटिव डायरेक्शन में, तो y = -1 है, सॉरी y = -1। एक्स एक्सिस के पैरेलल 1 डिस्टेंस पर y की नेगेटिव डायरेक्शन में, तो y = -1 और y = -1, तो dy = कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोनों साइड में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। सिमिलरली AB की इक्वेशन क्या है, y एक्सिस के पैरेलल 1 डिस्टेंस पर x की पॉजिटिव डायरेक्शन में x = 1, x = 1 है तो dx = 0 हो जाएगा। सिमिलरली VD की इक्वेशन क्या है, x एक्सिस के पैरेलल y की पॉजिटिव डायरेक्शन में y = 1 डिफ्रेंशिएट कर देंगे, dy = 0 हो जाएगा। एंड ऐसे ही DE की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y एक्सिस के पैरेलल 1 डिस्टेंस पर x की नेगेटिव डायरेक्शन में x = -1 और dx = 0, ये हो गया। अच्छा, लिमिट देख लीजिएगा, EA के लिए लिमिट हो जाएंगी x की -1 to 1, ठीक है, -1 to 1। देखिए y हमारा कांस्टेंट है E पे भी और A पे भी, तो लिमिट हम क्या लेंगे, x की लेंगे -1 to 1। ऐसे ही AB के लिए लिमिट देख लीजिएगा, 1 यहाँ 1 - 1 है, यहाँ 1 1 है, तो देखिएगा कांस्टेंट x कांस्टेंट है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो x लिमिट नहीं लेंगे। लिमिट हमारी वेरी कौन सा कर रहा है, y -1 to 1। सिमिलरली BD के लिए देखिएगा, B पर 1 1 और D के लिए -1, तो ये हमारा जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं लेंगे, y कांस्टेंट है। देखिए y यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, वेरी कौन सा कर रहा है, x, तो x की लिमिट हो गई 1 से -1। एंड सिमिलरली D के लिए -1, और E पे है -1, तो देखिए -1 यानी x कांस्टेंट है, y वेरी कर रहा है, तो y 1
1 हो जाएगी बाई की लिमिट। तो इस तरह से हमने ये फिगर ड्रॉ कर लिया। तो ये जो पूरा कंटूर है इसके सेगमेंट हमारे बन गए ए बी बी डी और डी। तो हमने इनके सेगमेंट ले लिए ए बी बी डी और डी। तो ये सी पूरा इंटीग्रेशन है, सी एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर डी एक्स प्लस आई डी वाई। इसे 4 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। एलोंग ई ए एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर डी एक्स प्लस आई डी वाई प्लस एलोंग ए बी एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर डी एक्स प्लस आई डी वाई। फंक्शन देखिए सेम रहेगा चारों के लिए। इंटीग्रेशन बी डी एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर डी एक्स प्लस आई डी वाई एंड एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर डी एक्स प्लस आई डी वाई इंटीग्रेशन अलोंग डी। ये 4 पार्ट्स में हमने ब्रेक कर लिया। यहाँ हमने देखा है ई ए के लिए जो भी डिस्कस किया था, ई ए की इक्वेशन माइनस बाई इज इक्वल टू -1 डी वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड लिमिट ऑफ एक्स इज -1 to 1। ऐसे ए बी के लिए एक्स इज इक्वल टू 1 डी एक्स इज इक्वल टू 0 एंड लिमिट ऑफ बाई इज -1 to 1। अभी मैंने डिस्कस किया था फिगर देख के, वही मैंने यहाँ दिया है। फॉर बी डी की इक्वेशन बाई इज इक्वल टू 1 डी वाई इज इक्वल टू 0 एंड लिमिट ऑफ एक्स इज 1 to -1 एंड फॉर डी एक्स इज इक्वल टू -1 डी एक्स इज इक्वल टू 0 एंड लिमिट ऑफ एक्स इज 1 to -1। अच्छा, ये जो हमने वैल्यू निकाली है ई ए के लिए, ए बी के लिए, बी डी के लिए, डी ई के लिए, ये हम वैल्यू पुट कर देंगे कहाँ, इक्वेशन नंबर 1 में। तो ई ए के लिए देखिएगा, ई ए में क्या है हमारा बाई इज इक्वल टू -1, बाई इज इक्वल टू -1 लगा देंगे और हमारा फंक्शन क्या था एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। तो बाई की जगह माइनस लगा देंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस आई का होल स्क्वायर। और क्या था डी एक्स प्लस आई डी वाई। तो डी वाई कितना था वहाँ पे 0 था, डी वाई की जगह 0 लगा देंगे तो ये क्या रह जाएगा डी एक्स रह जाएगा। और लिमिट कितनी होगी -1 to 1। यानी जो वैल्यू है हमारी ई ए के अलोंग निकाली है हमने, ए बी बी डी डी, ये वैल्यू हम इम्पोज कर देंगे इक्वेशन 1 में। ऐसे सेकंड में आ जाइएगा, सेकंड इंटीग्रेशन में। सेकंड इंटीग्रेशन किसके अलोंग था, ए बी के अलोंग एक्स इज इक्वल टू 1 है तो एक्स की जगह 1 लगा देंगे तो 1 प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। और डी एक्स कितना है 0, तो डी एक्स 0 तो 0 प्लस आई डी वाई, तो आई डी वाई हो जाएगा। बाई की लिमिट -1 to 1। और नेक्स्ट है आपका बी डी के लिए देखिएगा, बी डी पे हमारा क्या है बाई इज इक्वल टू 1, बाई की जगह 1 लगा देंगे तो एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर हो जाएगा। और बाई 0 है, बाई 1 है तो डी वाई 0 हो जाएगा तो डी एक्स प्लस आई डी वाई, डी वाई की जगह 0 लगा दोगे तो डी एक्स रह जाएगा। एक्स की लिमिट 1 to -1 एंड लास्ट आपका है डी। तो डी में एक्स की जगह -1 लगा देंगे, डी एक्स की जगह 0 लगा देंगे तो ये बन जाएगा -1 प्लस आई वाई का होल स्क्वायर आई डी वाई 1 to -1। अच्छा, ये जो हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो देखिएगा ये इस तरह से आ जाएगा, एक्स माइनस आई वाई के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स माइनस आई वाई का होल क्यूब अपॉन 3 -1 to 1। ऐसे ही आपका 1 प्लस आई वाई का होल क्यूब 3i इंटू आई -1 to 1, एक्स प्लस आई का होल क्यूब अपॉन 3 1 to -1 और प्लस -1 प्लस आई वाई का होल 3i इंटू आई -1 to 1 to -1। ठीक है, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 1 प्लस आई का होल क्यू अपॉन 3 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 1 -1 -1, 1 माइनस आई क्यू का होल क्यू कॉमन ले लेंगे 1 -1 प्लस 1। देखिए हम कैंसिल कर देंगे 2 - 2 2 - 2 तो ये 0 आ जाएगा। तो इस तरह से प्रूफ हो गया कि हमारा कॉची इंटीग्रल थ्योरम 0 होता है, वेरीफाई होगी कॉची इंटीग्रल थ्योरम। डायरेक्ट वहाँ से कर सकते हैं हम, एफ जेड को एनालिटिक देख लीजिए और कह दीजिए कि फंक्शन इस कंटूर के अंदर एनालिटिक है इसका इंटीग्रेशन फंक्शन का। ठीक है, और डिटेल में अगर इसे देखना है तो डिटेल में हम क्या करेंगे, कंटूर के सेगमेंट्स हम जो भी बनते हैं, इसमें 4 सेगमेंट्स हैं। क्या है, ए बी बी डी और डी। तो इनके एलोंग हम इंटीग्रेशन निकालेंगे और इनके एलोंग जो भी हमारी लाइन की पोजीशन होगी वो वैल्यू इम्पोज करके हमसे 0 दिखा देंगे। ठीक है, ये कॉची इंटीग्रल थ्योरम पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन दिए हैं प्रॉब्लम सेट 5.1 में, आप उन्हें सॉल्व कीजिएगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन से डिस्कस कर लीजिएगा या जो भी हमारे पास ईमेल आईडी है उससे डिस्कस कर लीजिएगा, ग्रुप पे डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, और कॉची इंटीग्रल थ्योरम के यहाँ जो भी जो क्वेश्चन दिए हैं आपके, ठीक है, सेम इसी तरीके से होंगे। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, कंटूर बनाएंगे। कंटूर बनाने के बाद देखेंगे हमारे पोल क्या हैं, ऐसे कौन से पॉइंट हैं जिन पर फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं है। तो ये देखते हैं कि जो पॉइंट जिन पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है वो डिनोमिनेटर को इक्वल 0 करके निकल आएंगे। फिर हम उन पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेते हैं एक्स वाई प्लेन पर जिस पर कंटूर बना हुआ है। फिर ये देखते हैं कि वो जो पॉइंट हमने ड्रॉ किए हैं जिन पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है वो कंटूर के बाहर हैं या अंदर हैं। तो कंटूर के बाहर होंगे तो हमारा इंटीग्रेशन ऑलवेज 0 होगा। ठीक है, फिलहाल इस एक्सरसाइज में कंटूर के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं जाएगा, कंटूर के बाहर ही रहेंगे। कॉची इंटीग्रल थ्योरम
अगर अप्लाई होगी तो आगे बताएंगे कॉची इंटीग्रल फार्मूला। उसमें ये पॉइंट्स हमारे जो रिस्की पॉइंट्स हैं वो कंटूर के अंदर चले जाएंगे, तब क्या करेंगे, तब इंटीग्रेशन की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अभी यहाँ मैंने केवल यही डिस्कस किया है कि जो हमारे रिस्की पॉइंट हैं जिन पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, वो अगर कंटूर के बाहर हैं तो लाइन इंटीग्रेशन हम 0 कर रहे हैं, ये दिखा के। ठीक है, बाय। नेक्स्ट लेक्चर में आपका कॉची इंटीग्रल फार्मूले पे लूँगा। ठीक है, जल्दी ही मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूँगा। ओके बाय, थैंक्स।